नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लघु कथा लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, ये कक्षा 10वीं की परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा, परंतु यह अपने आप में एक स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। इसके साथ ईमेल लेखन का विकल्प दिया होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे हल करना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस भी विषय में आप अपने आप को पूरी तरह सक्षम मानते हैं उसी को आपने सेलेक्ट करना चाहिए परीक्षा के लिए। तो लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन दोनों में एक चॉइस होगी, जिसमें से किसी एक को आपने हल करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लघु कथा लेखन पर और सबसे पहले जानते हैं लघु कथा लेखन क्या है और इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, लघु कथा लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लघु कथा किसे कहते हैं। लघु कथा बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघु कथा यानी संक्षिप्त कथा, संक्षिप्त कहानी। तो ये ऐसी कहानी जो बहुत संक्षेप में हो, जिसमें कम पात्र हों, जिसमें दृश्य कम हो और जिसमें घटनाएं कम हों, यानी घटना, दृश्य, पात्र आदि की दृष्टि से जो संक्षिप्त हो। और ज़्यादातर लघु कथाएं भूतकाल में लिखी जाती हैं, तो लघु कथा की शब्द सीमा भी कम होती है। तो बच्चों, ये तो लघु कथा हुई। अब हम जान लेते हैं कि इसे लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करना चाहिए। बच्चों, परीक्षा में आपको ये 2-3 तरीके से पूछी जा सकती है कथा, कि आपको या तो रूपरेखा दे दी जाएगी कोई, उस रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखना होगा, या फिर आपको कोई शीर्षक दे दिया जाएगा, उस शीर्षक के आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी, या फिर आपको कुछ परिस्थितियां या घटनाएं दे दी जाएंगी, उनके आधार पर आपको कहानी बनानी होगी। तो एक तरह से कहानी बुनना या दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करना, ये पहला हमारा बिंदु है जिसे हमें ध्यान में रखना है। मतलब जो भी आपको संकेत दिया जाए, उन संकेतों को ध्यान में रखकर आपको कहानी लिखनी चाहिए। फिर है, कहानी में किसी प्रसंग को ना तो बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और ना ही अनावश्यक रूप से उसका बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। तो बच्चों, दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ना तो बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए कि आपका पूरा जो आप उसमें संदेश देना चाह रहे हैं या जो बात आप कहानी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट ही ना हो पाए, और ना ही उसमें अनावश्यक रूप से विस्तार होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वो है, कहानी का आरंभ आकर्षक और रोचक होना चाहिए, ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसमें लगा रहे। जी हाँ बच्चों, आप खुद सोचिए, आप कौन सी कहानी पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आरंभ में ही उसमें एक आकर्षण नहीं होगा, रोचकता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो आपको उसको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और उसको आरंभ में ही छोड़ देंगे। तो इसलिए कहानी का आरंभ आकर्षक और रोचक होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य प्रयोग में नहीं होने चाहिए। ये बच्चों हर किसी चीज़ के लिए है। आप अगर अपने उत्तर भी लिख रहे हैं, या आप कोई रचनात्मक लिख रहे हैं, या आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं उसमें इन बातों को ध्यान रखना है कि भाषा आपकी सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी भाषा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वाक्य भी लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी हिंदी विषय के लिए हर तरफ लागू होती है। नेक्स्ट है, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर कहानी में कोई शीर्षक नहीं दिया है तो आपको उस कहानी को एक आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। और शीर्षक देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि शीर्षक बहुत संक्षिप्त और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक कभी भी वाक्यांश के रूप में नहीं देना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों, आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कहानी आपकी प्रभावशाली बन जाएगी। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। ये एक नियम है, हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। वैसे ये कहानी अधिकांश जो लघु कथा है वो भूतकाल में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। मतलब कहानी एक फ्लो में चल रही है, गति से चल रही है, वो गति बनी रहनी चाहिए उसमें, और कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। और कहानी से जो सीख मिल रही है वो अगर आप स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में दें बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें पाठक स्वयं सीख ढूंढता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी के अंत में एक सीख मिले।
लेकिन पाठक पर भी निर्भर करता है। और कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके अंत में एकदम सहजता से अंत हो जाता है, लेकिन उसका जो सीख है, उसकी जो समझ है, उसके जो एक उसमें से जो हमें संदेश मिल रहा है, वो कई बार पाठक पर स्वयं ढूंढने की एक उसमें जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमें कहानी या लघु कथा लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि लघु कथा लेखन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, यानी आपसे किस किस तरीके से लघु कथा लिखने के लिए प्रश्न दिया जा सकता है। परीक्षा में किस किस तरीके से लघु कथा के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इससे आप में सृजनात्मक शक्ति जगती है, यानी सृजनात्मक क्षमता जागती है। आपकी जो क्रिएटिव एक स्किल्स है, क्रिएटिव राइटिंग की जो स्किल है, वो आपके अंदर एक ज़्यादा उजागर हो जाती है। और इसके लिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन निम्न 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास करें। तो आप जब भी लघु कथा लिखने का अभ्यास करें तो इन 4 तरह के विधियों को ध्यान में रखिए। जैसे पहली है मूल कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, यानी मूल कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। इन चारों विधियों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम चारों विधि जान लेते हैं। दूसरी है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। तीसरी है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। और चौथी विधि है चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। तो बच्चों, इन 4 तरीकों में से किसी भी तरीके पर आपको कहानी लिखने को, यानी लघु कथा लिखने को परीक्षा में आ सकता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं मूल कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। इसमें बच्चों, मूल कहानी यानी आपको कोई एक ओरिजिनल कहानी दी और उसके आधार पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप इसको अपने तरीके से, आपको कंटेंट वहीं रखना है लेकिन पात्र बदल सकते हैं आप, और उसका तरीका, उसको एक नए रूप में प्रस्तुत करना। तो ये मूल कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर, मूल का अर्थ है ओरिजिनल, मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को पहले आप खूब ध्यान से पढ़ें, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज़ पर संकेत रूप में लिख लें। यानी आपने ओरिजिनल कहानी पढ़ ली और उसके बाद उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन सबको आपने एक अलग कागज़ पे अपने उसके लिए, अपने ध्यान के लिए नोट कर लिया। उसके बाद फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ना। फिर आपने क्या करना है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के अपनी भाषा में, यानी अपनी शब्दावली में, फिर आपने उसको नए रूप में प्रस्तुत करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे। इस प्रकार की कहानी लिखते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पहली बात है, कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक आपकी कहानी का आरंभ आकर्षक नहीं होगा तो कोई भी आपकी कहानी को आगे तक नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए आरंभ आकर्षक होना चाहिए। फिर संवाद छोटे छोटे हो, यानी डायलॉग छोटे छोटे, उसमें अगर डायलॉग आप डाल रहे हो तो छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का क्रमिक विकास हो, यानी कहानी एक फ्लो में चलती चली जानी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब यहाँ से उठा के इधर जोड़ दिया, उधर से उठा के ऐसे जोड़ दिया, इस तरह नहीं होनी चाहिए। कहानी में एक फ्लो, एक गति बनी रहनी चाहिए। उसका अंत स्वाभाविक हो, और अंत एकदम ऐसा ना लगे कि अचानक से अंत हो गया है। उसका अंत, जो कहानी पढ़ रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, अंत इस तरह से होना चाहिए या हो सकता है। कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कहानी का जो आप शीर्षक देंगे वो ओरिजिनल कहानी का शीर्षक होना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल कहानी में शीर्षक था वही शीर्षक आप यहाँ दोगे, आपने सिर्फ उसकी रूपरेखा चेंज की है। फिर है भाषा सरल और सुबोध हो। ये तो हमने हर चीज़ के लिए बोला है कि जब भी आप हिंदी भाषा का परीक्षा पत्र करते हैं तो उसमें आपकी भाषा सीधी सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और इनके आधार पर फिर हमें कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत मतलब ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों तक भी दोहराई जाएगी। आपने किसान और उसके 4 बेटों की कहानी सुनी होगी। तो एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों आपस में लड़ते झगड़ते थे। किसान मृत्युशैया पर था, यानी उसकी मृत्यु निकट थी। उसे चिंता हुई कि आखिर मेरे इन 4 बेटों का मेरे बाद होगा क्या, ये तो आपस में लड़ते हैं। तो उसने उन 4 बेटों को अपने पास बुलाया और चारों को एक एक लकड़ी दी और कहा, इन्हें तोड़ो। चारों बेटों ने बड़ी जल्दी वो लकड़ियाँ तोड़ दी। तब किसान ने उन चारों को एक लकड़ी का गट्ठर दिया, यानी काफ़ी सारी लकड़ियाँ का बंडल उनको पकड़ाया और कहा कि तुम
इसे तोड़कर दिखाओ। लेकिन चारों में से कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। और जब किसान ने कहा कि अच्छा आप चारों मिलकर इसे तोड़ो, तो चारों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। तो इस प्रकार जो कहानी हमने पढ़ी थी कि ये एक एक करके लकड़ियाँ नहीं तोड़ पाए, और जब सब एक हो गए, एक एक लकड़ी तो तोड़ दी, लेकिन जब चारों को वो गट्ठे बंडल को तोड़ने को कहा, अलग अलग तोड़ने को, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उससे हमें शिक्षा मिलती कि एकता में बल है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आपने ये कहानी ओरिजिनल पढ़ी, अगर आपको ये कहानी दी जाती है परीक्षा में और कहा जाता है कि शीर्षक वही होना चाहिए एकता में बल, लेकिन अब आप इसको अपने तरीके से नई कहानी में बदलें। आपके पात्र उतने ही होने चाहिए, पात्र नाम बदल दीजिए, आप पात्र इंसान की जगह जानवर रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, लेकिन आपका कंटेंट यही होना चाहिए। तो बच्चों, इस आधार पर एक कहानी है, आप देखिए कैसे आप लिख सकते हैं। तो कहानी का शीर्षक वही रखा है, एकता में बल। एक जंगल में 4 गायें रहती थी। चारों आपस में बहुत गहरी मित्र थीं। वे एक साथ घास चरती, एक साथ जंगल में घूमती और साथ साथ ही सोती थीं। उसी जंगल में एक शेर रहता था। वह उन चारों गायों को रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो यदि मुझे ये गायें खाने को मिल जाए। इनका मांस तो मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। परंतु वह उनकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था, क्योंकि वे चारों गाय हट्टी कट्टी थीं। हट्टी कट्टी मतलब बहुत स्वस्थ थी, हृष्ट-पुष्ट थी। एक बार शेर ने उनमें से एक गाय पर हमला करने की गलती कर दी। तब चारों गायों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों गायों की आपस में लड़ाई हो गई। वे एक दूसरे से लड़कर अलग अलग दिशाओं में घास चरने चली गईं। शेर यह सब देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मौका देखा और अकेली गाय पर हमला कर उसे मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों गायों को मारकर अपना भोजन बना लिया। तो बच्चों, ये कहानी हमने मूल कहानी के आधार पर लिखी। अब आप देखिए, इसमें भी 4 कैरेक्टर हैं। वहाँ किसान के 4 बेटे थे, यहाँ गाय 4 गाय हैं, आपस में मित्र हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती है तो अलग अलग हो जाती है। और कैसे शेर जो तीसरा व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, वो कैसे बाहर का जो एक अलग कैरेक्टर है, वो कैसे उनके इस मनमुटाव का फ़ायदा उठाता है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली कि आपस की लड़ाई में शत्रु को लाभ होता है, अतः मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा पहला कि मूल कहानी के आधार पर एक नई कहानी लिखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों, दूसरी विधि है हमारी रूपरेखा या संकेतों के सहारे कहानी लिखना। अब रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है, यानी आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऐसी कहानी लिखने में आपके अपनी सृजनात्मक और कल्पनात्मक क्षमता का परिचय मिलता है। तो आप जितने क्रिएटिव होंगे, जितने आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसके आधार पर आप ये कहानी बहुत आराम से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ संकेत दिए होंगे और उन संकेतों के आधार पर फिर आपको कहानी लिखनी है। जैसे ये संकेत है, आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च करना, कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, कद्र और उपयोगिता। तो ये आपको संकेत हैं। अब आपको इन संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी है, लेकिन आपको सारी बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि कहानी में पात्र ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, कहानी में जो आप वाक्य लिखें या जो आप उसमें डायलॉग लिखें, संवाद लिखें, वो छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल सहज होनी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कहानी देखिए। कहानी का शीर्षक हमने दिया है मेहनत की कमाई। सोनू एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसे पैसे मिल गए। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े और अन्य सामान खरीदा। इस प्रकार उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा, पैसा यूं बर्बाद ना करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। तो बच्चों, कहानी देखो एक फ्लो में चली। कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि हमने इधर का जोड़ के उधर जोड़ा है, और बिल्कुल सरल सहज भाषा में है, छोटे छोटे डायलॉग हैं। तो मतलब हमने पूरे बिंदुओं को ध्यान में रखा।
और इससे शिक्षा क्या मिली कि धन की उपयोगिता तभी समझ आती है जब वह मेहनत से कमाया हुआ हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी दूसरी विधि जिसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम तीसरी विधि पर चर्चा करते हैं। तीसरी विधि है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। बच्चों इसमें क्या है कि आपको एक अपूर्ण कहानी दे दी जाएगी, यानी कहानी के वही कुछ बिंदु अपूर्ण रूप में दे दिए जाएंगे, उस कहानी को फिर आपको पूर्ण करना होगा। इसमें छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, उसके क्रमों को समझा जाए, यानी वो किस क्रम से कहानी आगे बढ़ सकती है, और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास किया जाए। एक उदाहरण है, देख लीजिए आप। कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? अब इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। तो बच्चों ये जो है आपको अपूर्ण कहानी दी है, अब इसके आधार पर आप कहानी पूर्ण कीजिए। अब कहानी पूर्ण करने के लिए क्या करना है कि आपको कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करना है। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी कल्पना के आधार पर इस कहानी को जितना लिख सकते हैं और जितनी एक अच्छी कहानी बना सकते हैं बनाइए। तो यह आपके लिए होमवर्क है। हमारी चौथी और अंतिम विधि है चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। ये बच्चों अक्सर 10th क्लास में नहीं दिया जाता है, ये छोटे बच्चों को दिया जाता है चित्र के आधार पर कहानी लेखन। तो आपको जो अभी तक हमने पहले 3 विधियां डिस्कस की हैं उन्हीं के आधार पर कहानी लेखन दिया जाएगा, या फिर आपको शीर्षक दे दिया जाएगा, उस शीर्षक के आधार पर आप कहानी लिखिए। तो अब ये चित्र की सहायता से कहानी लिखना, चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो एक उदाहरण इस प्रकार, जैसे कि ये चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर कहानी, तो आप इसके आधार पर भी कहानी लिख सकते हैं। बच्चों अपने इस वीडियो में कुछ एक कहानियों के मैं आपको लघु कथा के उदाहरण दे रही हूँ, आप इनके आधार पर भी कहानी लेखन कर सकते हैं। तो पहली कहानी है सबक। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत अधिक नटखट था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांदकर बाहर जाता था, परंतु उसके बाहर जाने की बात कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले लौट आता। वह सोचता था कि उसके आश्रम से घूमने की बात कोई नहीं जानता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वे रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार फांदकर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तब उन्हें दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि की नीचे उतरने में मदद की और बोले, बेटा, रात में जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए। गुरुजी के प्रेमपूर्ण वचनों का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही उसने गुरु को ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन भी दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? प्रेमपूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर याद रहता है। जी हाँ बच्चों, हर बात गुस्से से कही जाए ये ज़रूरी नहीं है। प्रेमपूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर याद रहता है। हमारी अगली कहानी है फर्क, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। उस दिन उसके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए, जो कभी एक देश था। वह अब 2 होकर कैसे लगता है? 2 थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे देश के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? इतना ही नहीं, कमांडर ने उसके कान में कहा, घर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं। पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके 6 तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ? और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान अपने पराये में भेद करना जानता हूँ। इतना विवेक मुझ में है। वह यह सब सोच रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहाँ आ पहुँचे। रौबीले पठान थे। बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद कहा। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ़ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था।
अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुलांचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उनके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी हैं? उनमें से एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी हैं। जानवर है, फ़र्क करना नहीं जानते। तो बच्चों, यह थी एक लघु कथा। तो आप इस तरह से भी कथा लिख सकते हैं। और दूसरी कथा है तिल, जिसके लेखक हैं असगर वजाहत। एक समय ऐसा आया कि तिल में से तेल निकालना बंद हो गया। तेली बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा अगर ऐसा ही होता रहा तो उसका कारोबार चल चुका। वह किसान के पास गया। उसने कहा, कुछ करो, तिल में से तेल नहीं निकलता। किसान बोला, कहाँ से तेल निकलेगा, हद होती है, सैकड़ों सालों से तेल निकाल रहे हो। तेली ने कहा, यह तो अपना धंधा है। किसान ने कहा, तिल होशियार हो गए हैं। तेली बोला, होशियार नहीं, तुम न तो खेत में खाद डालते हो न ठीक से पानी लगाते हो। मैं चाहे जितना जोर क्यों न लगा लूं, तेल ही नहीं निकलता। किसान ने कहा, न हल है, न बैल, न खाद है और न पानी, तिल पैदा हो जाते हैं, यही बहुत है। यह सुनकर तेली निराश नहीं हुआ। वह घर आया, तिल का बोरा खोला और उसे धूप में डाल दिया। फिर कढ़ाई में डालकर खूब गर्म करने लगा। उसने तिलों से कहा, मैं तुम्हें जलाकर कोयला कर दूंगा। लेकिन फिर तुरंत उसने तिलों को आग पर से उतार लिया और उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर कोलू में डालकर पीसना शुरू किया और फिर तेल निकलने लगा। तो बच्चों, ये एक कहानी है। आपने देखा इसका अंत किस प्रकार है। और इस तरह के अंत में पाठकों पर छोड़ा जाता है कि वे कहानी से संदेश या कहानी से सीख ग्रहण करें। तो बच्चों, एक तरह से मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो लघु कथा होती है, लघु कथा में आप किसी भी विषय पर कहानी लिख सकते हैं, लेकिन यह कहानी या तो वर्णनात्मक रूप में होती है, यानी वर्णन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए कहानी लिखी जाती है, या संवाद शैली में कहानी लिखी जाती है, लेकिन संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, या आत्मकथात्मक शैली में भी कहानी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर ये कहानियाँ भूतकाल में लिखी जाती हैं। तो आप किसी भी रूप में कहानी लिख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको विषय क्या दिया गया है और उसमें कितने पात्र होने चाहिए, या आपको जो मैंने ये 4 विधियां बताई हैं उसमें चित्र वर्णन को छोड़कर बाकी आप 3 विधियों पर देखें, तो आपने उन 3 विधियों को ध्यान में रखकर कहानी लिखनी होगी। तो बच्चों, अब हम कुछ लघु कथा संबंधी पुस्तकों के नाम जान लेते हैं, लेखकों के नाम जान लेते हैं, और फिर हम उसके पश्चात अपने इस वीडियो का समापन करें। बच्चों, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण कथाकारों की कुछ विशेष लघु कथाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे विष्णु प्रभाकर जी की लघु कथाएं हैं फर्क, ईश्वर का चेहरा, दोस्ती, क्षमा आदि। हरिशंकर परसाई जी ने चंदे का डर, अनुशासन, ईडन के सेब आदि लिखी। असगर वजाहत की कहानियां हैं तिल, मुश्किल काम, दिल्ली पहुंचना है। चित्रा मुदगल जी की कहानियां हैं रिश्ता, गरीब की माँ, पत्नी, बयान आदि। जगदीश कश्यप जी ने अंतिम गरीब, आत्मा के जाने के बाद आदि लघु कथाएं लिखी। और विष्णु नागर जी की लघु कथाएं हैं ईश्वर की कहानियां, बच्चे और गेंद आदि। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो लघु कथा संबंधी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लघु कथा अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही इसमें जो कुछ हमने उदाहरण के तौर पर कथाएं दी हैं, उनसे आपको लघु कथा लेखन में भी बहुत सहायता मिलेगी। तो बच्चों, बस आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आप में से जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।